है। क्वेश्चन नंबर 13, P Madhav is the production manager of Trendy Styles PVT Limited, a firm manufacturing office furniture. उसका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना by 20% in the next 1 year. बट द सेल्स मैनेजर जो है आर शेट्टी, वो अप्रूव नहीं करता प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब तक कि जो चेंजेस लाए गए हैं बॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ वुड, लॉक्स एंड हैंडल्स एक्सेट्रा टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट ट्रेंड। वो कह रहा है कि भाई जब तक जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं इन चीजों के अंदर चेंजेस नहीं लाई जाती तब तक हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो चाहता है कि जो पुराने तरीके से आप प्रोडक्शन करते हुए आ रहे हो उसको मत बढ़ाओ, जो नए ट्रेंड है पहले उसको अडॉप्ट करो, उसके बाद आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। ठीक है, जबकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो चाह रहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए 20% तक नेक्स्ट ईयर में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में हो रही है, ये कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है मैनेजमेंट की, ठीक है, जो हेल्प कर सकता है कि एक्टिविटीज जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट के उनको लिंक किया जा सके। ठीक है, एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है और उसको एक्सप्लेन करना है, और कोई भी दो इंपॉर्टेंस जो है वो हमें बतानी है और जो हमें बताई गई है इस पैराग्राफ के अंदर। तो गाइस हमने कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन जो होता है एसेंस होता है हमारे मैनेजमेंट में, वो क्या करता है जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब की एक्टिविटीज को, उन सब के एफर्ट्स को इंश्योर करता है कि वो अलाइन हो सके, इंटीग्रेट हो सके, ताकि एक कॉमन गोल को अचीव किया जा सके और एक यूनिटी जो है सारे डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज के अंदर वो अलाइन हो सके ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ही क्रिएट हो रहे हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि किसकी बात हो रही है, हम कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है जो कि मैनेजमेंट का एसेंस होता है और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में लिंक क्रिएट करने का काम करता है, एक अलाइनमेंट क्रिएट करने का काम करता है ना। अब उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जो भी हाईलाइट हुई है। तो गाइस अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन है जहां पे डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करता है, अवॉइड करता है, और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है कि बैलेंस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल्स के गोल्स अलग हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है जो कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन से हो सकती है। तो दो इंपॉर्टेंस की यहाँ पे बात हुई है, आप इन दोनों को मेंशन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 14, पार्ट ए, गिव मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेट फर्स्ट टू एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक तो कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है, मीनिंग बताना है उसका, और साथ साथ आपको उसके एलिमेंट्स जो है, पहले दो एलिमेंट जो है पूरी प्रोसेस के अंदर वो भी बताने हैं। आइए देखते हैं। सो गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते हो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में, मतलब जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो और उन वर्ड से जो मैसेज आपको पता है सामने वाले जिसके साथ भी आप मैसेज को शेयर कर रहे हो उसके पास भी उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, उसी मैसेज के साथ में वो वर्ड्स पहुंचने चाहिए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स टू गाइड, मोटिवेट एंड लीड इफेक्टिवली। विदाउट गुड कम्युनिकेशन अदर पार्ट्स ऑफ द डायरेक्टिंग कांट वर्क वेल। अब डायरेक्टिंग के हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि गाइड करना यानी कि सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीडरशिप करना। तो अगर आपने ये तीनों चीजें करनी है, जो एलिमेंट्स हैं हमारे डायरेक्टिंग के, इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, अच्छे से करना है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं है तो बिना गुड कम्युनिकेशन के ये सब चीजें भी नहीं की जा सकती है किसी भी मैनेजर के द्वारा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन का। आई होप आपको क्लियर है। और गाइस क्या पूछा था उसके अंदर, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के फर्स्ट टू एलिमेंट्स पूछे थे। तो पहले दो एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेंडर एंड मैसेज। सेंडर कौन है, जो मैसेज भेज रहा है, जो पर्सन मैसेज को भेज रहा है वो सेंडर होता है, और मैसेज जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, ठीक है, कोई आइडिया है, ऑर्डर है, इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज इंफॉर्मेशन को फॉलो किया जा रहा है, तो व्हाट सेंडर वांट्स टू से, कोई आइडिया देना चाहता है, कोई ऑर्डर देना चाहता है, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है, वो उसका मैसेज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, टीचर जो है बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, तो यहाँ पे टीचर सेंडर है, मैसेज वो देना चाहता है, इंस्ट्रक्शन वो देना चाहता है। तो टीचर बोलना चाहता है कंप्लीट अ ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन अ क्लाइमेट चेंज बाय फ्राइडे, डिवाइड्स रोल्स, रिसर्च, डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन। तो टीचर को ये मैसेज जो है बच्चों तक पहुंचाना है कि भाई प्रोजेक्ट जो है क्लाइमेट चेंज पर फ्राइडे तक कंप्लीट कर लो और रोल्स को डिवाइड कर लो, कौन रिसर्च करेगा, कौन डिजाइन करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, वो टीचर का क्या है, मैसेज है। तो पहले दो एलिमेंट हमारे प्रोसेस के ये होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन और है गाइस 14 में, जो ऑप्शन में दिया हुआ है हमें, स्टेट एनी 3 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेट। सो गाइस पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो होती है हमारी, कब अराइजेस होती है, जब कंपनी के स्ट्रक्चर और पॉलिसीज, रूल्स, ये सब चीजें प्रॉब्लम बनती है। कैसे, एक मैसेज जो है वो 5 डिपार्टमेंट से पास होना पड़ेगा और तब लोगों तक पहुंचेगा, और इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते डिले और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। जैसे कि मान लो जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ए को कोई मैसेज पता है, कोई बात पता है, और वो पहुंचानी है डी तक, डी को वो इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन कंपनी का जो भी प्रोसीजर है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग ए जो है वो डी को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको पहले बात बी को पहुंचानी पड़ेगी।
बी सी को पहुंचाएगा और तब जाके सी डी तक वो बात पहुंचाएगा। और एक मैसेज को हम जब बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वन बाय वन, तो उसका मीनिंग पहुंचते पहुंचते बहुत डिफरेंट हो जाता है। और दूसरी चीज, एक तो मीनिंग चेंज हो जाएगा बात पहुंचते पहुंचते, दूसरी चीज टाइम बहुत चला जाएगा, मैसेज पहुंचने में बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा जो भी मेन पर्सन तक वो बात पहुंचनी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स होते हैं जो कि कंपनी के जो रिजिड रूल्स और पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, उसके कारण होते हैं। जो लैक है कि वो फ्रीडम नहीं है किसी से भी कम्युनिकेट करने की। जैसे अगर ए को फ्रीडम होती, ए डी से डायरेक्ट बात कर सकता था, तो मैसेज उसको पूरा प्रॉपर तरीके से और टाइम पर मिल जाता है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हायरार्की है, ये स्टेटस डिफरेंस है, इसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तीन बोले हैं गाइस, तो दूसरा देख लेते हैं, पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल फियर, एटीट्यूड और इनसिक्योरिटी जो होती है सेंडर की या फिर रिसीवर की, दोनों की ही हो सकती है। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, वो उसके पास बहुत अच्छा आइडिया है मीटिंग के अंदर, लेकिन उसकी खुद की ये फियर है कि भाई उसका बॉस जो है उसको इनकरेज नहीं करेगा, इस चीज को वो अच्छा नहीं लेगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा, वो डर के मारे वो आइडिया कभी शेयर करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। और कभी कभी जो मैनेजर है उसको भी ये कॉम्प्लेक्स होता है, इनसिक्योरिटी होती है कि भाई कभी मैं पीछे चले जाऊं और ये जो मेरी टीम के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मेरे अंडर काम कर रहे हैं, वो आगे निकल जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, तो वो उनको पार्टिसिपेट करने से भी रोकता है। तो ये पर्सनल बैरियर्स होते हैं जो सेंडर में भी हो सकते हैं और रिसीवर में भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और बैरियर ले लेते हैं गाइस, सिमेटिक बैरियर ले लेते हैं, रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड वर्ड्स। मीनिंग इज नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज कर रहे हो, सामने वाले को उसका मीनिंग ही नहीं पता, कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स का यूज कर रहे हो जो सबको मीनिंग, सब लोग नहीं जानते उसका मीनिंग। तो इससे क्या होती है, लैंग्वेज रिलेटेड या फिर वर्ड्स रिलेटेड सिमेटिक बैरियर्स क्रिएट हो सकती है कम्युनिकेशन में, और जिस तरीके से मैसेज को पहुंचाना चाह रहे हो वैसा नहीं पहुंचेगा। जैसे कि मैनेजर जो है वो बोलता है प्लीज कंप्लीट द CRM इंटीग्रेशन टुडे। आप जो जूनियर स्टाफ है भाई, उनको पता ही नहीं है सीआरएम का मीनिंग होता क्या है, तो कंप्लीट क्या करेंगे, और उनके अंदर हेजिटेशन होगी अपने बॉस से पूछने के लिए कि भाई क्रिटिसाइज करेगा कि हमें तो ये भी नहीं पता है ना। तो ये आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो है वो यूज मत करो, और जो जिस पोजीशन पे पर्सन है उसके साथ में उस पोजीशन तक की, उस लेवल तक की लैंग्वेज का यूज किया जाए, चॉइस ऑफ वर्ड्स का यूज किया जाए, ताकि जो भी आपकी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल स्मूथली हो सके। क्लियर। तो गाइस 14 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, हमने 3 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी कर लिए कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। Madhvant was appointed as human resource manager in Health Grow Limited 6 month back। 6 महीने पहले उसकी पोजीशन HRM के अंदर उसकी सिलेक्शन हुई थी, अपॉइंट किया गया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है, अब ही हैज टू परफॉर्म मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज और ड्यूटीज जो है उसको परफॉर्म करनी है। जैसे कि जॉब्स को एनालाइज करना, इन्फॉर्मेशन को, जो भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिपेयर करना, एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग करना, है ना। तो कोई भी 3 इनके अलावा स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज बतानी है जो कि माधवन को परफॉर्म करनी पड़ेगी अगर वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करता है। तो देखते हैं हम। तो गाइस हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसको स्टाफिंग की तो सारी की सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती ही होती है, वो तो करनी ही करनी है। जैसे कि उसको मैन पावर एस्टिमेट करना है, उसकी नीड्स चेक करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, प्लेसमेंट करनी है, ओरिएंटेशन करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, इंप्लॉयज को कंपनसेट करना है, और इसके अलावा भी उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी पड़ती है। जैसे कि लेबर्स को मैनेज करना, यूनियन रिलेशंस स्टैब्लिश करना, मैनेज करना, और इंप्लॉयज की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करना, और इंप्लॉयज के वेलफेयर और बेनिफिट्स के को एंश्योर करना, कोई डील करनी है, किसी भी लीगल इशू है जो कि इंप्लॉय से रिलेटेड है उसको साथ डील करना। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत बड़ी टर्म है, और स्टाफिंग जो है उसका एक छोटा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, उसका हिस्सा है। तो जो स्टाफिंग के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, वो तो एचआरएम को परफॉर्म करनी ही होती है साथ में। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट दूसरी एक्टिविटीज है, जैसे कि अभी बताई, लेबर और यूनियन रिलेशन को मैनेज करना, जो भी लीगल इश्यूज हैं इनसे रिलेटेड वो डील करना, इंप्लॉयज के वेलफेयर बेनिफिट्स को इंश्योर करना, ये सब भी इसमें इंक्लूड हो जाती है ना। तो आप कोई भी मेंशन कर सकते हो जितनी एग्जाम में पूछी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक तो डायरेक्टिंग के आपको 4 इंपॉर्टेंस बतानी है, साथ में आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन कि जो इंटरनल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का उसकी कोई 4 लिमिटेशन बतानी है। तो पहले हम डायरेक्टिंग देखेंगे, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस देखेंगे, और फिर हम इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का उसकी लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है। सो गाइस पहले डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। क्या करता है, इनिशिएट वर्क करता है। अभी डायरेक्टिंग से पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, है ना, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जाके कहीं जाके आपकी डायरेक्टिंग होती है। तो एक्चुअल जो वर्क है, आपकी प्लानिंग जो आपने की थी, आपका स्टेप, आपकी प्लानिंग होने के बाद, आपका स्टाफ हायर होने के बाद, आपकी ऑर्गेनाइजिंग होने के बाद, जो एक्चुअली आपका वर्क इनिशिएट होता है वो कहाँ पे होता है, एट द पॉइंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो आपके प्लान को एक्चुअल एक्शन के अंदर लेकर आता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट इंप्लॉइज है उन सबके वर्क को कोऑर्डिनेट करता है, और एक यूनिटी क्रिएट करता है, एफर्ट लेकर आता है, यूनाइट एफर्ट लेकर आता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको अचीव किए जा सके। आपके जो भी इंप्लॉइज हैं वो अपना बेस्ट कर सके, इफेक्टिवली काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। इसके लिए उनको डिफरेंट तरीके से मोटिवेट कर करके
इनकरेज करते हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी ब्रिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, ताकि एम्प्लॉय के खुद के इस तरीके से वो काम करें, इस तरीके से इंश्योर करना डायरेक्ट करते हुए कि भाई जो भी वो काम कर रहे हैं उससे उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाए, जैसे कि उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए तो प्रमोशन मिल जाए, सैलरी बढ़नी चाहिए तो सैलरी बढ़ जाए, और जिस तरीके से वो उस गोल को देखते हुए काम करे उससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो भी अचीव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेज करता है चेंजेस को, तो हेल्प करता है एम्प्लॉयज की कि जो भी चेंजेस, न्यू चेंजेस आ रहे हैं उनको वो अडॉप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके, और जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोले थे इस ऑप्शन में, इंटरनल सोर्स की, जो इंटरनल सोर्स है आपका रिक्रूट करने का, उसकी लिमिटेशन बतानी है कोई भी चार। तो इंटरनल सोर्स होता क्या है, आप क्या करते हो अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिपार्टमेंट से या टीम से ही आप एम्प्लॉयज का ट्रांसफर करके या प्रमोशन करके अपनी रिक्रूटमेंट की जगह को फिल कर देते हो, जो भी आपकी जगह खाली होती है ना। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, क्योंकि आप पहले के जो आपके पास एम्प्लॉयज है आप उन्हीं को यूज कर रहे हो, तो आपके पास कोई फ्रेश आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि कोई फ्रेश एम्प्लॉय नहीं आ रहा, पुराने एम्प्लॉय पुराने आइडियाज, है ना। एम्प्लॉयज जो होंगे वो लेजी हो जाएंगे, उनको ये तो पता ही है बाहर से रिक्रूट करेंगे नहीं, हमें ही शिफ्ट कर देंगे यहाँ से वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए, तो वो लेजी हो जाएंगे, अपने काम को सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। जो टैलेंट पूल है आपका वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जो चुनिंदा लोग आपके पास पहले से हैं आप उन्हीं से काम चला रहे हो, आप नया टैलेंट लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, बार बार अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ऐसे में प्रोडक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो रही है, अगर ट्रांसफर कर रहे हो आप एम्प्लॉय का बार बार, उससे आपका जो भी काम है वो काम भी आपका बार बार चेंज हो रहा है, तो वो पहली चीज को ठीक से करना सीख भी नहीं पाता, इससे पहले दूसरी चीज को आप लगा देते हो, है ना, तो उसका भी फोकस जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और अगर आपका बिजनेस न्यू है तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, आपको न्यू टैलेंट ऑफ पूल चाहिए, आपको बाहर से रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स आपके लिए बेस्ट होता है। क्लियर?